तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था विलियन, इस विलियन टॉपिक के अंदर हमने विलियन के प्रकार अभी देखे थे। उसके बाद में इसके अंदर सांद्रता के आधार पर हम लोगों ने तनु सांद्र और संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलियन पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक पर चल रहा है इसके अंदर सांद्रता की इकाइयां क्या होती है। तो सांद्रता इसके लिए क्या बताया था, सांद्रता के लिए हमने पढ़ा था कि इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं। और उसके आधार पर हमारी जो इकाइयां बनती है वो बनती है, उसको हम लोग परिभाषित करते हैं मोलरता के रूप में, मोलरता के रूप में, फार्मलता के रूप में, फार्मलता के रूप में, मोलंश पीपीएम सांद्रता और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता के रूप में। तो मोलरता हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम लोग कैपिटल एम से दर्शाएंगे और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है WB, बी हम लोग विलय के लिए बिलोंग करते हैं, WB अपॉन MB, एम मतलब अणुभार है विलय के लिए, और 1000 डिवाइड बाय VmL। और इसका जो मात्रक रहता है वो रहता है मोल पर लीटर। ये हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि इस तरह से इसको हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग इसको डेफिनेशन और किस तरह से इसको लिखा जाता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये मोल की संख्या है। मोल रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हम लोग जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो वहां पर कोई अणु नहीं दर्शाते, वहां पर उसके मोल्स दर्शाते हैं। और अवागाड्रो के अनुसार मोल्स की जो संख्या रहती है वो अवागाड्रो नंबर्स के को बिलोंग करती है। उसके अंदर एक मोल में इतने अणु रहते हैं। मोल क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वांटिटी हमें दर्शाती है कि रासायनिक पदार्थ कितने रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे। ये हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलन के दौरान भी पढ़ते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोल क्या होता है। और ये मोल क्वांटिटी ही है। अवागाद्रो सर के लिए ने जो ये संख्या दर्शाई थी, इस संख्या के बिना हमारी रासायनिक पूरी जो रासायनिकी है वो अधूरी है। एक मोल का मतलब होता है अणुभार के बराबर अगर हम लोगों ने किसी को वेट दे रखा है, तो एक अणुभार, ग्राम अणुभार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कितने ग्राम में अगर हमने उसको मोल में ले रखा है या ग्राम के अंदर ले रखा है तो वो ग्राम अणुभार कहलाएगा। और उसकी जो संख्या रहती है, उसकी संख्या रहती है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कहने का है कि 1 ग्राम अणुभार जिस किसी भी मीटर का रहता है, अगर हम लोग वाटर ही समझ लें कि वाटर का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो वाटर का 1 मोल मतलब इसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी, इसके अंदर अणुओं की संख्या जो अणु भार जो इसका रहता है वो होता है 18। तो अगर हम लोग देखेंगे 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर को हम लोग 1 मोल पढ़ेंगे। और उस 18 ग्राम पानी को अगर हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है 18 ग्राम में, कोई एक ड्रॉप के अंदर बात नहीं कर रहा, 18 ग्राम के अंदर। तो 18 ग्राम जो पानी रहेगा तब उसके अंदर अवागाद्रो संख्या के बराबर अणु रहेंगे। और ये लाखों, 1000 बहुत ज्यादा संख्या में अणु है, तो इसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। और अगर हम लोग इसको आयतन के अंदर लेते हैं तो आयतन जो रहता है वो नॉर्मल प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। अगर हम लोग 22.4 लीटर आयतन ले लेते हैं एनटीपी के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, तो भी वह अवागाद्रो संख्या के बराबर अणु रहेंगे। ये गैसों के लिए है। और अगर हम लोग ग्राम के अंदर लेते हैं तो वो ठोस के अंदर हो सकता है या फिर लिक्विड के अंदर हो सकता है। ये इसके मोल कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है इस मोल कॉन्सेप्ट को भी समझना। यहाँ पर हमारा टॉपिक कहलाता है मोलरता। मोलरता के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मोलरता बराबर उसके अंदर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ये आयतन किस में आ रहा है, लीटर में। तो लीटर में अगर हम लोग विलयन का आयतन लेते हैं तो वहां पर मोलरता उसको हम लोग कहेंगे। और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मोल्स का सूत्र होता है अपने पास में, एक अलग से टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। मोल्स का मतलब होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय अणुभार। इसको अगर हम लोग WB फॉर विलय को अगर हम लोग बिलोंग करते हैं, W मतलब वेट और MB, M मतलब उसका विलय का अणुभार रहता है। तो इसको अगर हम लोग इससे दर्शाते हैं तो ये मोल जो रहेगा उसका हो जाएगा अपने पास में फॉर्मूला मोलरता के लिए कि द्रव्यमान बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, अगर हम लोग विलयन का आयतन जो रहता है, विलयन का आयतन
इस आयतन को भी यदि हम लोग ml में दर्शाते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा VmL डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है VmL डिवाइड बाई 1000। तो ये टोटल फॉर्मूला चेंज होएगा। अगर हम लोग इसको W भी लिखे, इसको M भी लिखे और इधर की साइड पर VmL लिखे रखा, तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो WB अपॉन MB इंटू VmL नीचे की साइड पर आएगा। ये 1 2 3 एंड 4 उस हिसाब से इस फॉर्मूले में चेंज होएगा। तो V और उसके बाद में 1000 जो रहेगा वह ऊपर की साइड पर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है कैपिटल M से इसको दर्शाते हैं हम लोग, कैपिटल M से इसको दर्शाते हैं, उसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि मोलरता किसको कहते हैं, मोलरता 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहला रही है, उसको कैपिटल M से दर्शाना है। और मोल प्रति लीटर जो है इसका इसकी इकाई बनती है। यहाँ पर अगर एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि ये 2 ग्राम अगर आप लोगों ने NaOH ले रखा, NaOH का विलयन बना रखा है अपनों ने, और ये विलयन जो बना हुआ है ये बन रहा है 20 ml विलयन बन गया। तो 20 ml अगर विलयन बन रहा है तो इस विलयन के अंदर आपको इसका मोल अंश मोलरता निकालनी है। तो हमारे पास में सिंपल सी बात हो गई है कि इस फॉर्मूले के अंदर अपने को रखना क्या क्या है, विलेय की मात्रा। विलेय क्या हो गया, NaOH। तो Na इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग रखेंगे तो कितना रखेंगे, 2 ग्राम। और विलेयन की मात्रा कितनी हो रही है, विलेय का अनुभार, NaOH का अनुभार। तो NaOH का अनुभार NaO एंड H। तो Na का 23, इसका 17, NaOH। तो इसका हो जाएगा अपने पास में 17, 16 और 1 17, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अपने पास में हो जाएगा 40। तो इसका अनुभार हो गया अपने पास में 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय VmL। VmL कितना हो रहा है अपने पास में 20। और इसके बाद में इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो ये यहाँ से इसको निकलेगा और इसको 10 डिवाइड बाई 4 हो गया। 10 डिवाइड बाई 4 को अगर हम लोग करेंगे तो 2.5 मोल्स पर लीटर। ये इसका क्या बन गई, मोलरता बन गई। तो मोलरता को व्यक्त करने की इकाई मोल प्रति लीटर, मतलब प्रति लीटर के अंदर 2.5 मोल्स घुल रहे हैं विलेय पदार्थ के। ये दर्शाता है कि मोलरता इस प्रकार से हम लोगों को दर्शानी रहती है। उसी प्रकार से हमारी अगली इकाई रहती है, देखिए एक बार और इसको सही से क्लियर से में रखनी है अपने को कि अपने को क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। मोल और विलयन का आयतन किस तरह से अपने को दर्शाना है, और मोलरता जो है परिभाषा के अनुसार इसको अपने को पढ़ना है। अगली हम लोग सांद्रता पढ़ते हैं, नॉर्मलता। तो मोलरता जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान की मात्रा जो रहती है वो विलेय के द्रव्यमान बटे अनुभार इंटू 1000 बटे VmL, यहाँ पर ध्यान लगाना था VmL, और मोल्स पर लीटर इसका क्या हो गया था, यूनिट हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है मोलरता। तो मोलरता जो रहती है इसको हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं, और मोलरता को परिभाषित करते हैं अगर हम लोग, तो मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन इस डेफिनेशन में और इसमें अंतर कहाँ पड़ता है, विलायक और विलेय। इसके अंदर हम लोग कह रहे थे विलयन का आयतन ले रहे थे और वो 1 लीटर ले रहे थे, और इसके अंदर हम लोग विलायक की मात्रा ले रहे हैं और वो 1 किलोग्राम ले रहे हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग मोलरता कहते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये कभी डेफिनेशन अंतर में भी पूछ ले तब भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंतर भी पूछते हैं कभी। तो इसके अंदर विलयन का आयतन लिया जाता है, जबकि इसके अंदर विलायक की मात्रा ली जाती है। इसका विलयन का आयतन है तो आयतन को लीटर में लिखते हैं, उसके लिए किलोग्राम लगाते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं इसको, और इसको कैपिटल M से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक दे रहे मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि हम लोग किलोग्राम ले रहे थे, इसके अंदर लीटर ले रहे थे, तो हम लोगों ने मात्रक भी लीटर लगाया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो डेरिवेशन हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। विलेय की मात्रा बटा डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार विलेय की मात्रा बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
विलय की मात्रा को अगर हम मोलों की संख्या को अगर हम लोग देखें तो मोलों की संख्या द्रव्यमान बटे अणुभार, बटे क्या लग रहा है उसके अंदर द्रव्यमान किलोग्राम में लग रहा है। तो अगर विलय का द्रव्यमान हमने किलोग्राम की जगह अगर हमने इसको ग्राम में लिखा है तो यहाँ पर 1000 का फिर डिवाइड लग गया। तो यहाँ पर हमारा जो एम था ये एम स्मॉल एम, तो स्मॉल एम में 1 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, उसके बेस पर ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। 1 मतलब द्रव्यमान बटे अणुभार इंटू 4 ऊपर की ओर आया, मतलब ये 1000 ऊपर की ओर पहुंच गया। और इसका विलय जो विलय है उसका द्रव्यमान, ये विलय के लिए है ए लगाया अपने ने और विलय के लिए बी लगाया। तो ए और बी के रूप में हम लोगों ने इसको दर्शाया है। तो ये हमारे मोललता रहती है। और मोललता क्या का अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखें तो सिंपल सा न्यूमेरिकल जो पहले देखा था हमने विलय मोललता के लिए देखा था, उसी टाइप का न्यूमेरिकल है कि अगर हम लोग 2 ग्राम जो विलय है वह विलय घुला हुआ है अपने पास में 20 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। अगर हम लोग देखें ना यहाँ पर तो विलियन के अंदर ये घुला हुआ है, विलियन के अंदर घुला हुआ है, इसके लिए आप लोगों को देखनी है। तो अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर हम लोगों ने इसको ग्राम लिख दिया है। अगर आप हम लोग इसकी कंडीशन जरूर दी जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी घनत्व कितना है, और इसके लिए अगर आप अपने को दिया गया हो घनत्व इसका 1 ग्राम पर ml का अगर इसका घनत्व देता है, मतलब कि जितना कि उसके अंदर विलय पदार्थ घुला हुआ है उतना ही वो आयतन को घेर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों को उसका घनत्व दिया जाएगा तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले के अंदर विलय की मात्रा 2 ग्राम बटे विलय का अणुभार NaOH, जिसको हम लोग ले रहे थे पहले भी हम लोगों ने NaOH लिया था, तो अभी भी हम लोग NaOH ही इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इसका अणुभार 40 जो पहले हम लोग निकाल दिया था, दोनों को अगर हम लोग सभी को जोड़ देंगे तब भी 40 रहेंगे। उसके बाद में 1000 डिवाइड बाय VWA विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ ध्यान रखना विलायक का द्रव्यमान इस विलियन में से घटेगा। विलियन में दोनों कंपोनेंट है, विलय और विलायक। तो विलियन कितना हो रहा है 20 ग्राम। अगर विलियन 20 ग्राम या 20 ml हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 ग्राम कटेगा। किसका कटेगा 2 ग्राम अपने पास कटेगा, विलय की मात्रा कट जाएगी। तो यहाँ पर 18 का हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, पहले 20 का लगा रहे थे अब 18। इसकी टोटल मैथ्स अगर हम लोग सोल्व करेंगे इसको काटेंगे तो 2.77 के लगभग इसकी वैल्यू आएगी, जबकि पहले आ रही थी 2.5, अब आएगी 2.77 मोल पर किलोग्राम। पहले हमने लिखा था लीटर और अब लिख रहे हैं हम लोग किलोग्राम। तो इस तरह से सवाल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटी है, एक ही नहीं है। तो ये हमारे मोललता रहती है। इस मोललता के थ्रू भी सांद्रता की इकाइयों को देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस हम लोग तुरंत कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक तो डिफरेंस इसके अंदर हो गया, दोनों में डिफरेंस मोलरता और मोललता में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको बिंदुवार देखते हैं, कुछ बिंदु, जैसा कि एक बिंदु हमने इसका देखा है वो कि इसको दर्शाया किससे जाता है, तो इसको दर्शाया जाता है कैपिटल एम से, इसको दर्शाया जाता है स्मॉल एम से। दूसरा बिंदु देखें दर्शाने के अलावा कि दूसरा बिंदु इसका मात्रा क्या रहता है, तो इसका मात्रक रहता है मोल प्रति लीटर और इसका मात्रक रहता है मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद में तीसरा इसका पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ताप का प्रभाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये ताप का प्रभाव इसके लिए पूछा जाता है। तो मोलरता जो रहती है वह आयतन पर निर्भर करती है, इसलिए ताप के प्रभाव से ये प्रभावित होती है, ये प्रभावित होती है। अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में मोलरता का मान घट जाएगा, तो ये आयतन का डिवाइड लग रहा होगा। तो ताप से ये प्रभावित होती है। अपन इस पॉइंट को अंतर के रूप में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है, ताप कम करने से मोलरता का मान जो रहता है बढ़ जाता है। लेकिन मोललता जो रहती है उसका ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वह उसके विलय के किलोग्राम के ऊपर डिपेंड करती है, विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसके आयतन पर निर्भर नहीं कर रही है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब भी उसका आयतन बदल सकता है, लेकिन मात्रा नहीं बदलेगी। इसलिए मोललता जो रहती है वह ताप से प्रभावित नहीं रहती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित रहती है। इसीलिए
लैब में या एक्यूरेसी लाने के लिए मोस्टली टर्म मोललता का यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती। तो ये इसका एक छोटा सा डिफरेंस भी है। एक डिफरेंस हम लोग इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में भी डिफरेंस लिख सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे तब भी ये डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मोललता तक हमने अभी तक टॉपिक को कर लिया है, इसके सांद्रता की इकाइयों के बारे में। अब हमारा टॉपिक रहता है नॉर्मलता। उसमें हम लोगों ने अंतर भी देखा था मोलरता के अंदर और मोललता के अंदर। अब हमारा टॉपिक रहता है नॉर्मलता। तो सांद्रता को व्यक्त करने की एक और इकाई होती है जिसको हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से हम लोग दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। और इसकी डेफिनेशन रहती है कि 1 लीटर विलियन, वही वापस जो कि हमने मोलरता के लिए पढ़ा था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी बार। अब ये नई टर्म है अपने पास में, ग्राम तुल्यांकी बार की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं, उसका मात्रक भी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो अब नॉर्मलता जिसको हम लोग कह रहे हैं कि विलेय का ग्राम तुल्यांकी बार बटे विलियन का आयतन, परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने इसको लिखा है। अब ग्राम तुल्यांकी बार जो रहता है उसको हम लोग दर्शाते हैं द्रव्यमान बटे तुल्यांकी बार। विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी बार उसका ग्राम तुल्यांक कहलाता है। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी बार, परिभाषा को जो सेट कर रखा था अपने उसके अनुसार विलियन का आयतन ml के अंदर, और उसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जब लीटर में था तो उसको हम लोगों ने ml में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड किया। और जब हम लोग इसका गणितीय रूप चेंज करते हैं तो WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोगों ने इसको लिखा है EQ या WQB, इसको बहुत बार दर्शाते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग EQ लिखा जाता है। 1000 डिवाइड बाय VmL जो रहती है वो नॉर्मलता को दर्शाने का एक फॉर्मूला अपने पास में हो गया, और इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब बात आती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करें, किस जगह पर करें। और एक और बात आती है कि अपने तुल्यांकी बार किसको कहते हैं। अणुभार अपने पढ़ लिया है, और अब हमारे पास में एक और चीज आ गई है कि तुल्यांकी बार। ये तुल्यांकी बार क्या होता है? तुल्यांकी बार या इक्विवेलेंट वेट जो रहता है, ये इक्विवेलेंट वेट रहता है अणुभार बटे संयोजकता। ये डिपेंड अलग अलग क्वांटिटी पर करता है तुल्यांकी बार। अगर अम्ल है और वो प्रोटिक अम्ल है, हाइड्रोजन देने वाली अम्ल है, तो H जितना H वह दान करती है अम्ल के लिए, उसका अणुभार बटे उसके द्वारा डोनेट किए गए हाइड्रोजन की क्वांटिटी वहां पर संयोजकता के रूप में दर्शाई जाती है। या निकाली गई हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग भाग लगाएंगे तब हमें तुल्यांकी बार मिलेगा। अगर वह 4 है तो निकाले गए OH माइनस आयन की संख्या का डिवाइड करेंगे तब जाकर वह तुल्यांकी बार अपने पास निकलेगा। जैसे कि अगर हम लोग अम्ल और इसके अंदर अम्ल के अंदर देख लेते हैं तो HCl का तुल्यांकी बार कितना होगा। तो HCl का तुल्यांकी बार टोटल को काउंट करेंगे हम लोग तो 37.5 आता है डिवाइड बाय 1 क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन 1 निकालेगा, इसलिए इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा तुल्यांकी बार और अणुभार इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि तुल्यांकी बार और अणुभार इसलिए 1 हो रहा है क्योंकि इसके अंदर 1 का ही भाग लग रहा है। अगर हम लोग H2SO4 देखें, ये सिंपल सा एग्जांपल है और इसी से अपने को क्लियर हो जाएगा। H2SO4 जिसका अणुभार अगर हम लोग समस्त को काउंट करें तो समस्त का अणुभार जो रहता है वह रहता है 98। ये इसका अणुभार है। लेकिन अगर हम लोगों को इसका तुल्यांकी बार निकालना है तो इसका तुल्यांकी बार निकालने के लिए हमारे पास में 98 डिवाइड बाय 2 लगेगा, क्योंकि इसके द्वारा रिमूव किए गए हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, इसलिए इसको हम लोग 2 करेंगे। और जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी हो जाती 49 इसका तुल्यांकी बार होता है। इसका तुल्यांकी बार सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल से ही समझ सकते कि मोलरता में और नॉर्मलता में डिफरेंस क्या होता है, या इन दोनों के अंदर संबंध किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो नॉर्मलता और मोलरता के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो अगर आपको कहा जाए एक मोलर विलियन बनाना है H2SO4 का, तो H2SO4 का अगर एक मोलर विलियन बनाना रहेगा, इसका मतलब 1 लीटर में अपने को H2SO4 98 ग्राम घोलनी रहेगी। और अगर कहा जाए कि एक नॉर्मल विलियन बनाना अपने को H2SO4 का, तो एक नॉर्मल विलियन बनाने के लिए आपको 49 ग्राम H2SO4 ही घोलनी है, क्योंकि इसका तुल्यांकी बार 49 रहता है। तो ग्राम तुल्यांकी बार 49 ग्राम अगर हम लोग घोलेंगे, 1 लीटर विलियन बनाएंगे टोटल, इसको घोलने के बाद 49 ml ये घोलने के बाद में टोटल विलियन 1000 ml तक अगर बनता है तो वो हमारे पास में 1 n का या नॉर्मलता का विलियन बनता है। तो अगर हम लोग इसको सवाल के रूप में करें, न्यूमेरिकल्स के रूप में करते हैं
कि जैसे कि अपने पास में 98 ग्राम, सपोज अपने पास में क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि क्वेश्चन इस तरह का है अपने पास में कि 98 ग्राम 1 लीटर विलियन के अंदर H2SO4 घुली हुई है। H2SO4 का विलियन बना रखा आप लोगों ने और 98 ग्राम आप लोगों ने उसको गोल रखा है 1000 ml में। अगर आपने इसको गोल रखा है 1000 ml विलियन के अंदर, अब हम लोग इसको भी नहीं कहते, विलियन के अंदर इसको गोल रखा है, तो यहाँ पर इसकी मोलरता कितनी है, अपने पास में क्वेश्चन है कि इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, दूसरा है कि इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है। दोनों हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से होगा, तो मोलरता ज्ञात करनी है तो अपने पास में m बराबर हो गया है WB के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कहेंगे तो कितना हो गया 98 डिवाइड बाय मोल। अब इसमें हम लोग मोलिकुलर वेट का डिवाइडेशन करते हैं, तो इसका मोलिकुलर वेट भी कितना था 98 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000। ये सीधा कट गया, ये सीधा कट गया, ये हो गया 1। तो यहाँ पर कितना मोलरता का विलियन बन गया, 1 मोलरता का विलियन बना है। वो कितने में बना है 98 ग्राम अगर आप लोगों ने खोल रखा तो ये तो हो गया एक मोलरता से रिलेटेड। अब अपने पास में नॉर्मलता से रिलेटेड, तो नॉर्मलता जिसके लिए अपनों ने क्या कहा था WB अपॉन E, ये वाला जो अपने पास में सामने फॉर्मूला है, तो इसका 98 ग्राम अपनों ने गोल रखा है जो सब न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, डिवाइड बाय EQ कितना हो रहा है इसके अंदर 49 हो रहा है। 49 क्यों, क्योंकि 49 इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुल्यांकी भार रहता है, इसका तुल्यांकी भार अणु भार के अंदर अपने को निकाले गए हाइड्रोजन की संख्या का भाग लगाना रहता है। हाइड्रोजन की संख्या इसके अंदर H2SO4 के लिए 2 है, H2 है, तो यहाँ पर इसका अणुभार तो 98 डिवाइड बाय 2 तो वो होता है 49। इसलिए हम लोग यहाँ पर 49 का डिवाइड कर रहे हैं इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000। तो ये 1000 कट जाएगा और इधर की साइड पे 2 लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 नॉर्मल। तो नॉर्मलता और मोलरता दोनों अलग अलग क्वांटिटी रहती है। ये छोटे से न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमारी अगली क्वांटिटी है फॉर्मलता। तो अगला टॉपिक अपना फॉर्मलता है। फॉर्मलता का मतलब सामर्थ्य की कई के अंदर फॉर्मलता को अगर देखें तो फॉर्मलता की डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। अब ये सूत्र द्रव्यमान यहाँ पर चलता है, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या जो 1 लीटर विलियन के अंदर हम लोग उपस्थित करते हैं, इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं और इसका मात्रक बनता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे लीटर। परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो विलेय का सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ठीक है। सिर्फ मोलरता के लिए ही हमने किलोग्राम विलय का लिया, बाकी सबके लिए अभी तक नॉर्मलता के लिए कह दो या फिर फॉर्मलता या मोलरता के लिए कह दो, ये हमने लीटर में ही आयतन विलयन का लिया है। अब अपने पास में विलय का सूत्र द्रव्यमान, उसको फॉर्मूला को इस तरह से सेट करते हैं, तो विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे सूत्र भार विलय का कितना रहेगा 1000 ml। ये क्वांटिटी किस तरह से चेंज करते हैं, 1 लीटर को किस तरह से ml में चेंज करते हैं, ये बात आपको पहले समझा दी। अब किस तरह से इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं एसिटिक एसिड। इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, जब मोलरता है तो इस सूत्र द्रव्यमान को किस तरह से व्यक्त करेंगे। तो अपने पास में मोलरता के बाद में सूत्र द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि फॉर्मलता कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनको विलय के अंदर डालने पर वो या तो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, या फिर कुछ अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो या दूसरे आपस में अणु ही जुड़ जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो रहता है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो पानी में डालने पर इसका एक अणु 2 अणु के रूप में बना लेता है, डाइमर बना लेता है। पानी के साथ में इसका 2 अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। और इधर की साइड पर भी अगर हम लोग देखें CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ये OH ये H जो रहता है दोनों ऑक्सीजन के बीच में रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इधर भी सेम टाइप से कर लेता है। कहने का मतलब विलय उपयुक्त विलय के अंदर ये डाइमर के रूप में रहता है, तो डाइमर के रूप में रहने की वजह से इसकी क्वांटिटी डबल हुई। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जब लिखेंगे तो द्रव्यमान जो भी इसका द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय सूत्र भार कितना है। सूत्र भार एक्चुअली में एसिटिक एसिड का जो अणु भार रहता है वो 60 होता है, लेकिन चूंकि डाइमर के रूप में रहने की वजह से इसका अब सूत्र भार कितना हो गया 120, इसलिए हम लोग 120 का भाग लगाते हैं और 1000/VmL लिखते हैं। ये फॉर्मूला के लिए लिखी जाती है। मोलरता के केस में इसको अगर तुलना करें तो मोलरता के लिए यहाँ पर 60 लिखा जाएगा क्योंकि वहां पर अणु भार से ही हम लोगों को उसको निकालना रहता है। तो ये बात ध्यान रखकर हम लोग उसको चेंज करेंगे। अब हम लोग अगली क्वांटिटी पढ़ लेते हैं इसकी, मोल अंश क्या रहता है। फॉर्मलता के बाद मेरा अपना अगला टॉपिक है मोल अंश।
मोल अंश का मतलब मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको एक्स एक एक्स बी के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। ये तुलनात्मक है कि विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की कुल संख्या, दोनों में से किसी एक, विलेय या विलायक, दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं कि मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, ये एक सिंपल सा अनुपात है। तो दोनों का अनुपात या तो विलेय बटे विलयन या विलायक बटे विलयन का अनुपात मोलों का, वो मोल अंश कहलाता है। और इसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, जिस तरह से इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो एक विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम लोग कहते हैं कि वो एन बी है, विलायक के मोलों की संख्या जिसको हम लोग एन ए कहते हैं, विलायक के मोलों की संख्या को, तो टोटल विलयन के मोलों की संख्या हो जाएगी एन ए प्लस एन बी, विलेय और विलायक का मोलों की संख्या को जोड़ देने पर। तो अगर हम लोग इसको मोल अंश के रूप में लिखे, विलेय के लिए मोल अंश के लिए लिखे, विलेय के लिए, इसको हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं। एक्स बी इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, परिभाषा के अनुसार विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। उसी तरह से विलायक का कुल मोल अंश, तो विलायक का मोल अंश अगर अपने को निकालना है, जिस तरह से विलेय का निकाला उसी तरह से विलायक का निकालेंगे। तो विलायक का मोल अंश बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या अगर हम लोग देखें यहाँ पर मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या अगर हम लोग विलायक के देखें तो एन ए और एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर हम लोग दोनों को देखें, दोनों को जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूला बनता है कि विलेय और विलायक के मोल अंश का योग सदैव एक होता है। विलेय और विलायक के मोल अंश का योग सदैव एक होता है। इसको सोल्व करने के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी, विलेय और विलायक के मोल अंश का योग इक्वल टू 1। तो x अगर हम लोग इसको देखें तो एक्स ए की जगह पर हम लोग एक्स ए का मान लिख सकते हैं और एक्स बी की जगह पर एक्स बी का मान लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर एलसीएम एन ए प्लस एन बी आएगा और दोनों का जो डेरिवेशन होएगा उसको हम लोग एन ए प्लस एन बी आएगा और दोनों का मान जो रहेगा कट जाने की वजह से एक हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना मोल अंश या मोल प्रभाज जो रहती है वो क्वांटिटी निकलती है। मोल अंश को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ लेते पहले इसको पढ़ लेते, उसके बाद में पीपीएम सांद्रता पढ़ लेते, प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता का मतलब होता है कि प्रतिशत प्रति 100 भार भाग में विलयन के प्रति 100 भार भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा कितनी है उसको हम लोग प्रतिशत सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। ये छोटी क्लासों के लिए, 9वीं क्लास के लिए भी इस टर्म को काफी प्रयोग में लाया जाता है, 12वीं में भी इसका है। तो इसको 3 तरह से पढ़ते हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्यमान में द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान 100 भार भाग में कितना है। जिस तरह से नॉर्मल प्रतिशत निकालते हैं हम लोग, उसी तरह से ये प्रतिशत का मामला होता है। तो विलेय की मात्रा बटे विलयन, टोटल विलयन की मात्रा और इंटू 100 कर देंगे। आयतन के रूप में लिखेंगे तो आयतन लिख देंगे यहाँ पर, और द्रव्यमान और आयतन लिखेंगे तो द्रव्यमान और आयतन लिखेंगे तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान लिख देंगे, नीचे विलयन का आयतन लिख देंगे। बहुत सारी दवाइयां जो रहती है उसके ऊपर हम लोगों को ऐसे क्वांटिटी पीछे की साइड पर लिखी रहती है कि इसके अंदर अल्कोहल या कुछ पदार्थ है, या अल्कोहल में कोई सब्सटेंस घुला हुआ है, जो मेडिसिन रहती है साइरप उनके अंदर, उसके ऊपर पीछे की साइड पर लिखा रहता है W/V/ml या V% क्वांटिटी कितनी रहती है उसकी। तो वो वहां पर हम लोग इसको एक प्रयोग में लाते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी प्रतिशत सांद्रता रहती है। नेक्स्ट है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता प्रतिशत सांद्रता जैसी ही है। पीपीएम सांद्रता को भी मैं साथ के साथ में यहाँ पर कर देता हूँ कि पीपीएम सांद्रता को हम लोग किस तरह से दर्शाएंगे। तो पीपीएम सांद्रता का मतलब होता है जो क्वांटिटी आपने दे रखी द्रव्यमान इंटू 100 में, उस 100 के लिए हमारी यहाँ पर परिभाषा चेंज हो जाती है कि 10 बार या प्रति 100 बार भाग में दे रखा था, अब हम लोग लिख देंगे 1 लाख, तो 10 लाख मिलियन पार्ट्स पर मिलियन के रूप में उसको हम कहते हैं। 10 प्रति 10 लाख बार भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग पीपीएम सांद्रता कहते हैं, प्रति 10 लाख। तो प्रति 10 लाख में अब हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर 100 का हो रहा था पीपीएम सांद्रता के लिए, इसको हम लोग लिखेंगे कि विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा इंटू 10 टू पावर 6 इसको कर देंगे, और ये इस तरह से पीपीएम सांद्रता निकल जाएगी। बहुत कम क्वांटिटी अगर घुली हुई है, जैसे गैस की ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम घुली हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस पीपीएम की मात्रा का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 लगा देंगे।
जो सांद्रता प्रतिशत सांद्रता के लिए 100 लगाते हैं उसको यहाँ पर 10⁶ लगाएंगे और ppm सांद्रता के अंतर्गत काउंट हो जाएगी। तो ये हमारी समस्त सांद्रता की इकाइयां और सांद्रता इकाइयों के बारे में अपने को छोटे मोटे जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं उस न्यूमेरिकल्स को हल करना आना चाहिए। थैंक यू।